चलिए कल से आगे के बारे में हम आपको बताएंगे। पेज क्रमांक 238, विषय अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ पर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, में कृषि का योगदान क्या है। सकल घरेलू उत्पाद को अंग्रेजी में बोला जाता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे याद रखिएगा। ये प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया, GDP का मतलब क्या है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, यहां पर क्या बता रहा है? वर्ष 1950 से 51 स्वतंत्रता के समय कृषि का योगदान और कृषि में रोजगार। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन इसको और क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद वर्ष 2009 से 10 मतलब 60 साल के बाद, लगभग 60 साल के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का क्या योगदान था और कृषि का योगदान रोजगार में किस प्रकार से था। ठीक है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, पिछले पेज में मैं एक बार फिर आपको ले जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उस समय मतलब स्वतंत्रता के आसपास जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तो वह सकल घरेलू उत्पाद में किस प्रकार से कृषि का योगदान था? 72% लोग रोजगार प्राप्त कर रहे थे। किसमें? कृषि में। और सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान था? 55%। कब? 1950 से 1951 के आसपास। उसी को आप इस खंड में लिखेंगे। ठीक है, क्या बता रहा है? देखिए 72% शुरू में आएगा। ठीक है, और कृषि में योगदान क्या बता रहा है? कृषि में योगदान 75% है। सकल घरेलू उत्पाद में 75% और रोजगार में 72%। ठीक है, रोजगार में 72%। अब 60 साल के बाद क्या हुआ? यह रोजगार में हो गया 53%। ठीक है, और घरेलू उत्पाद में केवल 15% रह गया। सकल घरेलू उत्पाद में बहुत ज्यादा कमी आई है। पहले 55% था और सन 2009-10 में क्या हो गया? वो 15% ही रह गया। इस प्रकार से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं। आगे देखिएगा, भारत देश में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कम हुआ है, परंतु इन 60 वर्षों में लोगों को उद्योग या अन्य क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है, उस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है वो कम हुआ है, परंतु 60 वर्ष में लोगों को उद्योगों और अन्य क्षेत्र में भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अतः रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भरता बनी हुई है। यदि ऐसे लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्य करें, तब भी कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात कृषि उत्पादन में कमी नहीं आएगी। अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग यदि रोजगार प्राप्त कर रहे हों तो उसे अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी
परिवार में 10 या 12 व्यक्ति हैं और सभी के सभी उस खेत में काम कर रहे हैं और फसल का उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना होना चाहिए, तो एक प्रकार से वे प्रच्छन्न बेरोजगार या अदृश्य रूप से वे बेरोजगार ही हैं। अगर मान लीजिए वे उद्योग में काम करने चले जाते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है, तब भी उत्पादन उतना ही होगा जितना कि वो उनके 12 परिवार की संख्या में हो रहा है। तो इस प्रकार से वह एक प्रकार से अदृश्य बेरोजगारी कही जा सकती है, जिसे या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को एक प्रकार से हम नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है। मान लीजिए एक कृषक परिवार में 6 वयस्क सदस्य हैं। वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य हैं तथा उनके पास 4 एकड़ कृषि भूमि है। ये सभी 6 सदस्य कृषि कार्य करके इस खेत से 40 क्विंटल धान का उत्पादन कर रहे हैं। इन वयस्क सदस्यों में से किन्हीं 2 सदस्यों को अन्य क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है या काम मिल जाता है, तो ये सदस्य कृषि क्षेत्र को छोड़कर नए रोजगार में चले जाते हैं। अब इस कृषि भूमि पर केवल 4 सदस्य ही काम कर रहे हैं। 6 में 4 सदस्य ही काम करते हैं और 40 क्विंटल धान का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 2 सदस्यों की कृषि उत्पादकता शून्य रही है। इनके अन्य क्षेत्र पर चले जाने से कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब वे बेरोजगार ही थे, अब वे काम पर चले गए लेकिन कृषि पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो जो बेरोजगारी थी वह अदृश्य बेरोजगारी थी या प्रच्छन्न बेरोजगारी थी। ठीक है, अतः इस कार्य की आवश्यकता से अधिक सदस्यों का होना प्रच्छन्न बेरोजगारी को दर्शाता है। इन सदस्यों का दूसरे क्षेत्र पर चले जाने का फायदा उस कृषक व उसके परिवार को हुआ। 2 सदस्य की आय अलग से प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप कृषक परिवार के आय में वृद्धि हुई, उनकी आमदनी बढ़ी। ठीक है, नीचे दिए गए वृत्तीय आरेख के माध्यम से हम जनसंख्या और उसके सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जैसा कि मैंने आपको बताया GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए कृषि के क्षेत्र में प्राप्त लोगों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, स्रोत में दिया गया है NSSO। ये एक प्रकार की संस्था होती है जो इस प्रकार के कार्यों की आंकड़े को रखती है। ठीक है, और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत, स्रोत कहाँ से मिला, यह आंकड़े कहाँ से मिले, CSO के विभाग से। अब यहाँ पर संकेत क्या बोल रहा है, हरा कलर का जो वृत्तीय आरेख दिख रहा है वह कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है और जो नीले कलर का क्षेत्र है वह उद्योग और सेवा का क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन समय का परिवर्तन देखिए, ये क्या है, वर्ष 2009-10 का है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी भी कृषि के क्षेत्र में 53% लोग रोजगार के रूप में लगे हुए हैं। ठीक है, जनसंख्या और उसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, जनसंख्या के हिसाब से 53% लोग कृषि में रोजगार के लिए लगे हुए हैं और अन्य सेवा क्षेत्र कितना है आप स्वयं देख सकते हैं, है ना, लगभग 47% क्या है अन्य सेवा क्षेत्र और 53% कृषि से संबंधित। अब आगे क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में
इसका क्या योगदान है। कृषि कितने लोग कर रहे हैं? 53%, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान कितना है? मात्र 15% रह गया है। पहले ये कितना था? कितना था पहले? हमने देखा था ना पेज में, 55% था। पहले यह 55% था। कौन से सन में? सन 50-51 में। लेकिन जनसंख्या बढ़ते बढ़ते इस प्रकार का परिवर्तन आ गया। अब अन्य क्षेत्र में लोगों का जो रुझान है या जो विश्वास है वो उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में, सेवा के क्षेत्रों में चला गया है। इस प्रकार से यह योगदान दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसमें 15% सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है और 85% किसका है? अन्य क्षेत्र का, जैसे उद्योग और सेवा क्षेत्र का। इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आ रही है अर्थव्यवस्था समझ में? आएगी धीरे धीरे। अभी विषय आपका अभी अभी जुड़ा हुआ है 9वीं क्लास में। धीरे धीरे आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थात इसमें रुपए पैसे के लेन देन के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो इसमें, इस विषय में होता है। और प्रभावित कैसे करता है, कैसे प्रभावित हुआ है, इसका भी पूरा लेखा जोखा इस विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थोड़ा और एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको और सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। इतिहास में कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। उस प्रश्न के उत्तर आपको लिखकर हमें अगले दिन 11 बजे तक देने हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न पहला लिखिए। यह आपको उत्तर इनका कहाँ पे मिलेगा? पेज क्रमांक 133, 134, 135 और 136 में। क्लियर है? चलिए लिखिएगा। किसानों का जो विद्रोह हुआ वह कौन से सन में हुआ था? किसानों का विद्रोह कौन से सन में हुआ था? आपको सिर्फ सन दर्शाना है। ठीक है, कहाँ की घटना है ये? फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की, जिसके बारे में हम इस विषय में पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न, पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार से संबंधित विचारधारा को किस सन में शुरू हो गया था? पुरुषों और नागरिकों की विचारधारा के संबंध में विरोध किस सन में शुरू हो गया था? आपको सन लिख बताना है। ठीक है, अधिकारों से संबंधित है ये। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। नवनिर्मित संसद को कन्वेंशन का नाम दिया गया, जिसे खालिस्तान को राजतंत्र का अंत करने की घोषणा कर दी। ठीक है,
अब लिखिएगा चौथा प्रश्न। फ्रांस की गरीब जनता जिन्हें खालिस्तान कहा जाता था, फ्रांस की गरीब जनता को खालिस्तान कहा जाता था। खालिस्तान में क्या आएगा वो लिखना है आपको, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को शासन चलाने का जिम्मा किस सन में दिया गया था? और इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर हमें अगले दिन 11 बजे तक